आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के 6th पार्ट की। ये लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट या आरक्यू भी कहा जाता है जिसको, और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो टू बिगिन विथ रेस्पिरेटरी क्वोशंट या आरक्यू जिसको कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which is given out to the volume of oxygen per unit of time। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसको आरक्यू कहा जाता है। तो और यू कैन से मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन। ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, इसके वैल्यू से आप पता कर सकते हैं रेस्पिरेशन किस प्रकार का है। ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट 1 के आसपास फ्लक्चुएट करता है, जैसे या तो एरोबिक रेस्पिरेशन पता चलेगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, किस प्रकार का रेस्पिरेशन है ये आरक्यू की वैल्यू से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरक्यू की वैल्यू कम है, इसका मतलब 1 से कम है, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और एनिमल्स इस कार्बन एलिमेंट को यूज़ कर रहा है। यहीं पे अगर आरक्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, अ हाई वैल्यू ऑफ आरक्यू, इट इंडिकेट्स कि रेस्पिरेशन एनारोबिक तरह का है, और कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स या फिर फैट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और ये हो सकता है हाइबरनेशन के दौरान। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा फूड स्टोरेज में जा रहा हो। तो आरक्यू को देख करके, आरक्यू की वैल्यू देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डाइट क्या है जो व्यक्ति ले रहा है या जो एनिमल ले रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं पहले ग्लूकोज, फिर फैट और फिर प्रोटीन्स का दे रखा है। इन द फर्स्ट रिएक्शन यू आर सीइंग ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को यूज़ करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 6 वाटर बन रहे हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और ऑक्सीजन के 6 लिबरेटेड इज 6 volumes by carbon dioxide and 6 volumes of oxygen is consumed। As a result, इसका जो RQ है वो 1 बन जाता है, 6/6 is equal to 1। वहीं पे फैट्स के लिए आप देखिए, पामेटिक एसिड का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे 16 वॉल्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड की निकल रही हैं, जबकि 23 वॉल्यूम्स ऑक्सीजन की यूज़ की जा रही है, और RQ बन रहा है 0.69। ये 1 से काफ़ी कम है। जबकि प्रोटीन्स के एल्ब्यूमिन का अगर हम रिएक्शन देते हैं तो आफ्टर द कन्वर्जन 63 कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम लिबरेट हो रहे हैं, जबकि 77 ऑक्सीजन के वॉल्यूम बन रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट कंज्यूम हो रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट आरक्यू की वैल्यू 0.8 है, 0.8। आरक्यू फैट्स का वेरी करता है कि किस प्रकार का फ़ैट है। हर फैट के लिए आरक्यू की वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर जाएगी, लेकिन हाँ, ये 1 से तो कम हो जाएगा। सो डिफरेंट तरह के फूड आइटम का या फूड स्टफ़ का हम आरक्यू निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार डाइटरी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के साथ अगर ये डाइट करते हैं, अ मिक्स डाइट जो एक आइडियल डाइट कहलाती है, तो इस मिक्स डाइट के लिए आरक्यू कैलकुलेट किया जाता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.85। कभी कभी ये जो आरक्यू है 1 से ज़्यादा हो जाता है, तब देखा गया है जब कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा फैट्स का सिंथेसिस हो रहा है, और इसके बिल्कुल उल्टा जब आरक्यू 1 से कम होता है, अराउंड 0.7, तब ये देखा गया है कि प्रोटीन्स और फैट से कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस हो रहा है। सो नॉट ओनली दिस, आरक्यू अलग अलग टाइम पे वेरी करता है। ये डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स का आरक्यू का वैल्यू दे रखा है। नॉट ओनली दिस, आरक्यू
किसी एक व्यक्ति का उसकी अलग अलग लाइफ साइकिल में अलग अलग देखा गया है। मीन्स इफ़ इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग और वो मिक्स डाइट लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हमेशा 0.85 ही आए। हो सकता है वो चाइल्डहुड में अलग RQ आए, जब वो यंग हो जाए तब अलग आए, और वृद्धावस्था में अलग आए। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी डाइटरी पैटर्न्स भी वेरी करते रहते हैं। एंड सिंस द डाइटरी पैटर्न्स आर वेरिएबल, RQ भी चेंज हो जाता है। सो RQ represents the amount of carbon dioxide released to the oxygen का अमाउंट विच इज़ कंज्यूम्ड इन यूनिट ऑफ टाइम। तो ये था RQ, जो एनिमल्स की डाइटरी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, और इससे किसी भी एनिमल के डाइट के बारे में पता लगाया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली अगर कोई परेशानी होती है तो उसकी डाइट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर हम लेते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़, और आपके साथ जो 2 डिजीज़ शामिल हैं इस चैप्टर में, एस्थमा एंड एम्फाइसेमा। सो वी टॉक अबाउट एम्फाइसेमा। ये जो एम्फाइसेमा है ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जिसके अंदर एल्वियोलस की दीवारें बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में प्रेशर लगा करके इतनी ज़्यादा फूल जाती हैं कि वो फूट जाती हैं, अल्टीमेटली फूट जाती हैं। एम्फाइसेमा का मतलब है इन्फ्लेशन, दैट इज़ ये जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो अल्टीमेट छोटे छोटे से बैग्स हैं जिसको एल्वेलाई कहते हैं, इसके अंदर एयर का इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत सारी एयर भर जाती है। हम ये जानते हैं कि लंग्स मेडिस्टाइनल स्पेस में होते हैं। जब ये हवा भर जाती है तब मेडिस्टाइनल स्पेस पूरी तरह से हवादार हो जाता है, या इट इज़ फिल्ड विथ एयर विच इज़ अननेसेसरी। ये जो हवा है ये गर्दन के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द नियर बाय एरिया, जो भी आसपास का एरिया है उसको भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है और बहुत डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। एम्फाइसेमा में एल्वियोलाई नॉर्मल से हट करके बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, क्योंकि एयर का प्रेशर इसके अंदर बढ़ जाता है और ये ज़्यादा फैल जाती हैं। अल्टीमेटली ये फट जाती हैं या ये नष्ट हो जाती हैं। और ये जो डिज़ीज़ है ये देखने को तब मिलती है जब पर्टिकुलर वो जो इंसान है या वो जो भी एनिमल है उसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, तब ये डिज़ीज़ आम तौर पे देखने को मिलती है। ये जो डिज़ीज़ एम्फाइसेमा है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, और इस डिज़ीज़ में एक्चुअली लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। देयर इज़ डिक्रीज इन द वेंटिलेशन ऑफ लंग्स ऑक्सीजन कैरी नहीं करने पाते तो ठीक से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देने पाते हैं, एंड द पर्सन फील्स वेरी मच इरिटेटेड। वो बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि वो कोशिश करता है। जिस व्यक्ति को ये एम्फाइसेमा होता है वो बार बार छोटी छोटी सांसें लेने की कोशिश करता है, थोड़ी सी भी फिज़िकल एक्टिविटी करते ही वो थक जाता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को ऑक्सीजन का सप्लीमेंट भी दिया जाता है क्योंकि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रेस्पायर कर ले या वो अंदर ले ले, ये ज़रूरी नहीं है। एज अ रिज़ल्ट ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इसको खांसी आ जाती है, बार बार इसको इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी डाइट भी कम हो जाती है, इसको वेट लॉस हो जाता है और बहुत जल्दी ये इंसान थक जाता है। सो दिस एम्फाइसेमा इज़ एक्चुअली अ डिजीज़ ऑफ लंग्स इन विच देयर इज़ अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन वेंटिलेशन और लंग्स की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ जो हम करते हैं वो एस्थमा है। वी ऑल आर फेमिलियर विद एस्थमा। एस्थमा एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिजीज़ हो चुकी है आज। एवरी सेकेंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। ड्राई एरियाज़ में या कोल्ड एरियाज़ में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये डिज़ीज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिज़ीज़ है और ये एक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ है जिसको हम POD भी कहते हैं। इसको रिएक्टिव एयरवे डिज़ीज़ भी कहते हैं। एयरवे मतलब वो पूरा ट्रैक जहाँ से सांस जाती है। तो एस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है और यहाँ पे जो लंग्स की तरफ जाता जो पैसेज है
वो किसी तरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसके कॉमन सिम्टम्स की अस्थमा हो गया है आम तौर पे बहुत ज़्यादा आम होते हैं, इसलिए पता भी नहीं चल पाता कि कब एस्थमेटिक हो जाता है व्यक्ति। रेगुलर खांसी, ज़ुकाम, चेस्ट में टाइटनेस, छोटी छोटी सांस लेना और सांसों का फूल जाना, ये सब एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स में आता है। तो एस्थमा ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें ये जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है इसके नैरोनेस की वजह से हो जाती है। जब ये ट्यूब संकरी हो जाती है तो इसके अंदर जो एयर अंदर जा सकती है उसकी वॉल्यूम घट जाती है। संकरी क्यों होती है या वाइट नैरोज, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं कि या तो उस ट्यूब के अंदर कुछ मरोड़े उड़ जाएं, इट स्टार्ट्स कंटॉर्टिंग, या ये ट्विस्ट करने लग जाए, अंदर इसकी जो लाइनिंग है वो ट्विस्ट करने लग जाए, एज अ रिजल्ट द डायमीटर डिक्रीजेस। या ऐसा भी हो सकता है कि इस रेस्पिरेटरी की जो ट्यूब है, रेस्पिरेटरी ट्यूब, दिस इज़ ऑक्यूपाइड बाय म्यूकॉइड सब्सटेंस, कुछ लिसलिसा पदार्थ इसमें से स्रावित होने लग जाता है और ये भी अवरोध या बैरियर कॉज करता है जिससे कि हवा ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती, या नॉर्मल रूटीन की हवा, एक पर्टिकुलर रेगुलर हवा जिसका नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए वो प्रवेश नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये जो एल्वियोलाई में जो फाइनली वेंटिलेशन होता है, ऑब्वियस है उसमें दरार आ जाती है या उसमें रेजिस्टेंस आता है, ठीक से हवा अंदर पास नहीं होने पाती। क्योंकि हवा एक पर्टिकुलर लिमिट में नहीं आती तो व्यक्ति तेज़ी से सांसें लेने लगता है, डीप और गहरी सांस लेता है। सांस लेने की वजह से क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है तो वो थक जाता है, उसको परिश्रम करना पड़ता है और ये जो हवा है ये इसके एल्वियोलाई में फंस जाती है, या फिर ये हवा उसके ब्रोंकाई में फंस जाती है क्योंकि ब्रोंकाई ऑलरेडी नैरो हो चुके हैं, या फिर ये जो कफ है ये सूख जाता है और ये इसके जो एयरवेज हैं या ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है इसके अंदर अवरोध या बैरियर कॉज करता है क्योंकि उसका डायमीटर कम हो जाता है। बार बार एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन तो करना ही है, उसके अलावा तो चारा नहीं है, तो करने की वजह से व्यक्ति हाँफने लग जाता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। इस एक्टिविटी की वजह से उसके ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ही ट्राइज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन मैनेजिंग द एयर नॉर्मली, सो he can undergo heart attack also। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है। एस्थमा ट्रिगर किया जाता है इन सब चीज़ों से कि नॉर्मल व्यक्ति जो अगर एस्थमेटिक नहीं भी है तो भी अगर उसका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो सूज जाता है, या कोई म्यूकस के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, या फिर कोई मोड़ तोड़ की वजह से उसके डायमीटर में कमी आ जाती है, तो ये पूरे लंग्स तक कन्वे कर दिया जाता है क्योंकि जो मेहनत अब करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो बहुत टाइम्स ज़्यादा होती है, एंड दिस विल कॉज द पर्सन टू गेट टायर्ड वेरी सून एंड इट मे लीड टू एस्थमेटिक अटैक। अब ये जो डिज़ीज़ है इसका मैनिफेस्टेशन कोई पर्टिकुलर टाइम में नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, यंग स्टेज में हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। सिंस इट कैन टेक प्लेस एनीवेयर, ऐसा माना गया है पुरुषों में ये ज़्यादा होता है लेडीज़ के कंपैरिजन में। कई बार एलर्जी की वजह से भी ये रोग होता है, और ये एलर्जी किसी भी से भी हो सकती है, एलर्जी का कारण ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम सब अलग अलग चीज़ों से एलर्जिक होते हैं। धूल से हो सकते हैं, धुएं से हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर स्मेल, कई लोग तो छोटी सी भी, कोई थोड़ी सी भी स्मेल जैसे परफ्यूम उनको भी टॉलरेट नहीं कर पाते तो एस्थमेटिक हो सकते हैं। पोलन ग्रेन्स के कारण, या कोई फंगस अटैक, बैक्टीरियल, या इवन कई लोग जो जानवर पालते हैं घर में, पेट एनिमल्स, उनकी वजह से भी कई बार आर्टिकेरिया होता है, वो खुद एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। सो ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एस्थमा हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर कोई स्पेसिफिक अगर वो भोजन लेते हैं, जैसे मे बी दे डोंट रेलिश, या ये इनको सूट नहीं करता है व्हीट, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा का खाना है, लेकिन नहीं सूट करे तो भी ये एस्थमेटिक हो जाते हैं। कोई मछली से, कोई अंडे से, दूध से, ईस्ट से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जो एलर्जेंस होते हैं ये हमारे, ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति के
रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंस भी सकते हैं और उस व्यक्ति को दौरे भी आ सकते हैं. सो द कंडीशन कैन बिकम ट्रिमेंडस. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि एलर्जी बेसिकली किससे है, और पता लगने के लिए आजकल बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस भी हैं जिसके द्वारा पता लगा लिया जाता है कि किस प्रकार की एलर्जी है, और वो हम अगर अपने चाहे डाइट में है चाहे अपने एनवायरनमेंट में है उसको अगर अवॉइड कर सकें तो अस्थमैटिक अटैक से काफ़ी आराम मिल सकता है. कई बार कोई केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन्स होते हैं या जो आम गैसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा उसमें पोल्यूशन होता है, इस वजह से भी सांस आने में तकलीफ़ हो जाती है. सम पीपल आर मोर एलर्जिक, सम पीपल आर नॉट. तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन के हिसाब से भी होती है. अल्टीमेटली क्योंकि सांस ज़्यादा गहरी लेनी पड़ती है तो श्लेष्मा इकट्ठी होने लगती है और ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है. कई लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, कई तम्बाकू खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी या दम घोटने वाली चीज़ों से भी अस्थमा का अटैक पड़ सकता है और व्यक्ति बीमार पड़ सकता है. ये जो अस्थमा है इट कैन बी क्रॉनिक या इट कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो. अगर लंबे समय से चले आ रहा है तो ये क्रॉनिक हो जाता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म होता है. शॉर्ट टर्म तो किसी विशेष कारण से हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर, ये कभी दिन में भी अटैक आ सकता है, रात में आ सकता है, किसी भी, बिकॉज इट इज़ नॉट टाइम स्पेसिफिक. वो पर्टिकुलर कारण जिससे आप एलर्जी करते हैं या जो एलर्जेंस हैं वो जब भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे कॉज दिस एस्थमेटिक अटैक. सो कोई टाइम फैक्टर भी नहीं होता है, बस द ओनली थिंग इज़ व्हेन एवर दिस अटैक टेक्स प्लेस बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है सांस अंदर लेने के लिए या सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए. और इस दम लगाने के चक्कर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खांसी आ सकती है और खांसी के साथ कई बार WBCs भी बाहर निकल आती हैं, थूक बाहर आता है, WBC बाहर आती है और इतनी तेज़ खांसी भी आ सकती है कि हमारा थ्रोट का या हमारा नेज़ल ट्रैक छिल जाए तो खून भी आ सकता है. सो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ एलर्जन जो उस टाइम प्रेजेंट है और उसको अवॉइड किया जाना चाहिए. वैसे ये डिज़ीज़ हेरिडिटरी भी हो सकती है और एक से दूसरी पीढ़ी में पास हो सकती है आराम से, और नॉट नेसेसरी इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है. और छुटकारा पाने का एक ही वो है कि आप अवॉइड करिए वो सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ टाइम जब इस तरह के अटैक्स पड़ते हैं व्हेन वी आर वेरी यंग तब पता नहीं चलता है, बट एज़ वी ग्रो कुछ चीज़ें हमारे उसमें आ जाती है कॉन्शियस में कि जब एक पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है तब हमें एस्थमेटिक अटैक पड़ सकता है. तो हम उन चीज़ों को अगर अवॉइड करें और आमतौर पे ज़्यादा खट्टा या ठंडा या चिकना भोजन या ज़्यादा रोना चिल्लाना चीखना, इन सब चीज़ों से भी, या धुएं वाले एरिया में ज़्यादा जाना जहाँ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं या किचन में जहाँ पे धुआं आ रहा है, इन सब चीज़ों से अगर हम बच के रहें तो भी काफ़ी हद तक इस डिज़ीज़ से हम खुद को बचा सकते हैं. और वैसे एस्थमा का दौरा अगर पड़ता है, बिकॉज वी नो दैट वी आर फ्रीक्वेंटिंग दिस दौरा, सो हमको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए और डॉक्टर के इलाज के साथ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए. सो विद दिस वी फिनिश विथ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम. और अब अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है इस रेस्पिरेशन से कंसर्न, देन यू कैन ऑलवेज राइट टू मी. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई कॉन्टैक्ट नंबर and next time we'll be beginning with a fresh topic. Thank you.